Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start with the new topic, and it's about Bohr's atomic model and its derivation. Uh, when we are talking about the Bohr's atomic model, so why we are discussing it. Actually, in the previous lecture we have discussed about the Rutherford, but therefore the Rutherford experiment, and we know very well what were the postulates of Rutherford, that what were the conclusion he made. But there were few problems in the Rutherford atomic model. There were two drawbacks mainly in Rutherford atomic model. One was, as we all know, it was about the radiation of the energy. Rutherford suggested that electron continuously emit energy. Fine. एंड उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मतलब एनर्जी रिलीज़ करता रहता है. सो हुआ ये था कि आफ्टर दैट फ्यू ऑब्जेक्शन वर रेस्ड कि इफ़ समथिंग इज़ कंटिन्यूसली लूजिंग इट्स एनर्जी और रिलीजिंग इट्स एनर्जी, सो देयर विल बी अ टाइम दैट पर्टिकुलर थिंग, ऑब्वियसली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, जबकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है. दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. And the second drawback of the Rutherford was about the spectral lines. The spectral lines which were obtained, अगर हम देखते हैं तो एज़ पर रदरफोर्ड एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है. सो आपके पास स्पेक्ट्रम जो बनना है, जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो आपके पास क्या बनना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास रेनबो होता है, एक कलर दूसरे कलर के साथ मर्ज्ड है, लाइक यू कैन डिफ्रेंशिएट. वैसे हम दूर से देखें तो हमें समझ में आ रहा होता है, बट एक जो फाइन लाइन होती है ना, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती कि कहाँ ग्रीन कलर ख़त्म हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ब्लू स्टार्ट हो रहा है, जो भी डिफरेंट कलर आपके वायलेट इंडिगो की एक पूरी सीरीज़ हमारे पास जो है. सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है कि आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. तो दीज वर द two objections which were made on the Bohr's atomic model, and they were overcome, or you can say they were justified and they were explained by Bohr's atomic model. So this is the main reason why we discuss Bohr's atomic model. Now let's we discuss Bohr's Bohr's के जो postulates हैं. This is the structure ऑफ एन एटम. सपोज़ कर लीजिए या आपके पास कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं. इसके अंदर हम लोगों ने क्या बात करनी है, क्योंकि कुछ इनके बारे में बात स्टार्ट करेंगे. इट वॉज प्रपोज्ड इन 1913 एंड क्वांटाइज्ड शेल मॉडल ऑफ एन एटम इट वॉज गिवन. क्वांटाइज्ड शेल मॉडल ऑफ एन एटम क्या है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले हम स्लाइड्स को इसको रीड कर लेते हैं. हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्बिट. अच्छा, सबसे पहले तो हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. रदरफोर्ड ने ये कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द ऑर्बिट पर. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, देन this is your first shell. The shell which is near to the nucleus will be having lower energy, and as we are going upward, so the energy of the orbit will be increased. फाइन. सो व्हाट डज़ इट मीन कि आपके पास ये जो सारे के सारे ऑर्बिट्स हैं, इन सारे के सारे ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, दिस इज़ द एनर्जी इज़ डिफरेंट. फाइन. ओके, नेक्स्ट, the energy of electron depend upon the size of the orbit, and lower for small orbits, and radiation can occur only when the electron jump from one orbit to another. What does it mean? For example, your electron is present in the first orbit. Fine, it is present in the first orbit and it wants to go to the second or third or fourth or whatever. So if it want to go to the सेकेंड ऑर्बिट, सो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बिकॉज इसकी अपनी एनर्जी तो लो है. तो अगर ये हाई एनर्जी पे जाना चाहता है तो इट मस्ट एब्जॉर्ब इट्स एनर्जी. एब्जॉर्ब इट्स एनर्जी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर सकता है. फॉर एग्जांपल, थर्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या फोर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ऊपर तक जा सकता है. और ये काम और एनर्जी रिलीज़ या एनर्जी एब्जॉर्बेंस का जो काम होगा ये तब होगा सिर्फ और सिर्फ जब ये जंपिंग होगी. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, इट इज़ गोइंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. ठीक है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, फाइन, बट दैट एनर्जी विच इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड, इट इज़ नॉट ओन बाय इट. इसने कहीं से ली है.
वो है, लोन लिया है सपोज़ करें एनर्जी का, अब ये यहाँ पर चला तो गया है बट ये लोन है, एक वक्त आएगा क्योंकि ये इसकी अपनी एनर्जी तो है नहीं, इसने कहीं से ली थी, तो एक वक्त आएगा। आप लोगों ने गेम्स भी खेले होंगे ना, अक्सर इस तरह के गेम्स होते हैं, कार रेसिंग है या जो भी फ़िज़िकल गेम्स, मोबाइल गेम्स की बात नहीं कर रही मैं, फ़िज़िकल गेम्स जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग खेलते हैं अक्सर पार्क्स वगैरह में जो झूले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आपको एक फ़िक्स कॉइन्स होते हैं, आई डोंट नो आजकल भी कॉइन्स होते हैं या नहीं, मुझे टाइम हो गया काफ़ी, उसमें कार्ड्स होती थी, उसमें बैठते थे तो कॉइन्स होते थे, उन कॉइन्स को डाला जाता था तो एक फ़िक्स टाइम तक वो कार जो होती थी वो चलती थी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। तो सिमिलरली वही काम है यहाँ पर कि ये जो एनर्जी इसने सपोज़ करें वो वाले कॉइन्स हैं, इसने ले तो लिए और ये अपनी गाड़ी चला रहा है, ऊपर तक ले गया, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब क्या होगा, इट विल स्टार्ट कमिंग बैक, ऑब्वियसली इट विल कम बैक, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, या अगर फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है तो इट विल रिलीज़ एनर्जी, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एनर्जी रिलीज़ होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट, क्वांटाइज्ड होती है, लाइक एक एनर्जी सब। अच्छा आगे हम डिस्कस करते हैं ये क्या पॉइंट है, बट सिंपल यहाँ पे ये समझ लें कि ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, उस एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से क्या वो कंटिन्यूशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है? द आंसर इज़ नो, कंटिन्यूशन में एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। जितनी उसने एब्जॉर्ब की होगी वो थोड़ी सी अमाउंट है, उतनी वो रिलीज़ करेगा। इस थोड़ी सी अमाउंट को जो इसने रिलीज़ किया है, उस वजह से हमारे पास क्या बनता है, उस वजह से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म होता है। ये जो जाता है ऊपर, ऊपर जाकर जो नीचे आता है, नीचे आते वक्त जो एनर्जी रिलीज़ करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करते हुए दैट्स वाई वो लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास फॉर्म हो रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए डेरिवेशन ऑफ बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने देखनी है कि रेडियस इन्होंने फिर आगे इसको हम आगे इसके कुछ ड्रॉबैक्स, अच्छा इनके भी थे, बोर्स के भी थे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स इसके अंदर ये थे, और मेन था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। एक फ़िक्स पाथ है उसका, जिस पाथ में वो मूव करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के नाम क्या थे? उन ऑर्बिट्स के नाम KLMN शेल हैं, उनको हम KLMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और उनको हम 1 2 3 4 से भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास उसके अंदर था। और हाँ, एक और बात इसके अंदर हम लोगों ने बात करनी थी कि आपके पास जो सर्कुलर मोशन होती है वो NH/2π की एक वैल्यू है आपके पास फिक्स, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, उस फॉर्म में होगी ये वैल्यू फिक्स होगी। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास NH/2π है। ये आप लोगों ने आप बुक में देखिएगा, वहाँ फिक्स लिखी हुई है कि इस पैटर्न पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो आ रही होती है। अच्छा जी, नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पेपर में ये सवाल आता है 3 मार्क्स का, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का। इसको आपने एक्सप्लेन करने का, तो मैं नहीं कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आप वर्डिंग ज़्यादा डालें। अच्छा, गलती आपने नहीं करनी, कहाँ गलती नहीं करनी, देयर इज़ नो नीड तो नहीं कहूँगी, कोई चांस नहीं होना चाहिए मिस्टेक का इन द डेरिवेशन। नाउ दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, दैट्स द डायग्राम। फॉर सपोज कीजिए कि दिस इज़ योर न्यूक्लियस, व्हाट्स रॉन्ग, ओके फाइन, this is the nucleus, this is the electron and it is moving, it is continuously और सर्कुलेटिंग मोशन में ये मूव कर रहा है। सो अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो, इसके अंदर हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, द पर्सन इज़ स्टैंडिंग हेयर एंड ही इज़ हैविंग उसने क्या किया हुआ है कि रस्सी ली हुई है और उसके बाद यहाँ पर उसने एक पत्थर पकड़ा हुआ है और उससे वो घुमा रहा है। सिमिलरली ये वही वाला सेटअप है, सेम वैसे ही है, बट हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जो आपका पर्सन है जिसने वो पकड़ा हुआ है उसको हम ZE के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हम E के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी कोई फिक्स वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसका कुछ मास भी है, उसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो यहाँ पे कहते हैं कि 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर एक्चुअली एक्टिंग हेयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दीज 2 फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो अ डेरिवेशन जो कि आपकी बुक में होती नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज़ करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ZE/4π एप्सिलॉन, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv²/r से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग अगर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख देती हूँ। देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
or Coulomb force of attraction, which is equals to ZE square upon 4 pi epsilon r square. Fine, this is the Coulomb's force of attraction, where E naught, where epsilon naught is the permittivity constant with the value, this is the fixed value of epsilon naught. This 8.84 exponential 10 to the power minus 12 coulombs joule per meter, and centrifugal force acting on the moving electron, and it is equals to mv square upon r. These two forces are equal to each other, equally and opposite to each other. If they both are equal to each other, so we can write like them. Sorry, I don't know why it is going back again and again. Okay, so these two forces are equal to each other, so we can write them like this. Okay, so what we are going to cancel here, this r is going to be cancelled with this r. Obviously आप लोगों को अगर मैथ्स का रूल पता हो कि यहाँ पर ये r डिवीजन हो रहा है, तो अगर मैं इस r को उठाकर, हमने कैलकुलेट क्या करना है जनाब, r कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, और रेडियस हमारे पास हैं कितने, 3. So do we need 3 radius? So the answer is no, we just need 1 radius. So we are going to cancel out all the remaining radius. सही है. So अगर यहाँ एक आ रहा है, यहाँ दो आ रहे हैं, तो they are going to be cancelled. ठीक है. अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप इस आर को इस साइड पर लेके आओगे, इस साइड पे लाओगे, तो ऊपर एक आ रहा है, नीचे दो आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, mv स्क्वायर, इट इज़ रिटन हेयर, इक्वल टू ZE square upon 4 pi epsilon naught r. Fine, this is what you will be having the final. ये आपके सामने जो यहाँ पर, अच्छा, this is written in your book also, so I will suggest कि do look at your book also. इसके बाद क्या है कि what we are going to do, what we need actually, we need r value, और r की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है यहाँ पर. तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ये देखिए वही वैल्यू आगे हम लोग लेके आए. जब हम उस वैल्यू को आगे लेके आएंगे तो वो हो जाएगी आपके पास mv square is equal to z square upon 4 pi epsilon naught r. Now what we need this r, so we are going to take this r on this side. This r is equals to, obviously अब ये r क्या हो जाएगा, r is equals to z square, mv square आपका इस साइड नीचे आ गया. बस सिंपल ये किया है. इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दोगे आप. Thus we calculate the radius of a moving electron and it is inversely proportional to its velocity. Now we consider angular momentum as I have discussed. पहले मैंने आपको बताया angular momentum आपका बराबर होता है NH/2 के, और इसको हम लिखते इस तरह से हैं mvr इक्वल टू NH/2 एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये होती है. व्हाट वी नीड हेयर, हम लोगों ने वेलोसिटी का मास से रिलेशनशिप निकाल, मतलब वेलोसिटी की इन शॉर्ट वैल्यू, यहाँ पे जो v स्क्वायर है ना, हमें इस v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. किससे निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम से निकालनी है. एंगुलर मोमेंटम से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट्स वाई वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की ज़रूरत वहाँ पड़ रही है. सो ये आपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, v को एक्सट्रैक्ट आउट किया, और आपने ये वाली वैल्यू v इज इक्वल टू NH/2 mr आपने इसकी जगह पुट कर देनी है. अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो भाई ये मेरे पास ये बन जाएगा 2 mr, और इसके ऊपर क्या लगा दूँगी मैं, बिकॉज मेरे पास फार्मूला के अंदर क्या चीज़ शो हो रही है, स्क्वायर, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँगी. जब मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू ये कुछ ये बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, बिकॉज आई इन द फार्मूला आई नीड स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. फाइन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट दिस v स्क्वायर वैल्यू जो कि मैंने कैलकुलेट की है यहाँ पर, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी ऊपर. दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी filled in the equation number 3. Now check. Here we have this one. Radius हम पहले ही अलग कर चुके थे. If you see here, r is already separated here. अब आपके पास बचा है z स्क्वायर अपॉन 4 पाई m, और v स्क्वायर की जगह भी हम लोग वो वाली वैल्यू रखेंगे जो हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई थी, एंड दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, जो हम लोग पुट कर रहे थे यहाँ पर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट, मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे ही करके दिखा देती हूँ, वो एक मिसिंग पार्ट है. उसके अंदर क्या हो रहा है कि r इज़ इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड m. फाइन. एंड उसके बाद क्या है, v स्क्वायर है. v स्क्वायर की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, मतलब कि डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर की जगह आपने, और सॉरी इधर नहीं, यहाँ पर इस वी स्क्वायर की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये आएगी क्या, हम लोगों ने जो कैलकुलेट की हुई है ये वैल्यू आएगी जनाब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाए, ये आपने पूरी वैल्यू लिख देनी है, 4 पाए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, वी स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब क्या होगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, एंड वी नो वेरी वेल कि इस वैल्यू को तो हम छेड़ने नहीं वाले, ये तो वैसे ही रहेगी। डिवाइड के सामने आपने जब ये वैल्यू लिखनी है तो मैथ्स का एक रूल है कि जो चीज़ इस तरह से सामने लिखी हुई आ रही है, जब हम उसको डिवीज़न के साइन को कन्वर्ट करेंगे, डिवीज़न के साइन को चेंज करेंगे, डिवीज़न के साइन को हम चेंज करेंगे तो वैल्यू उलट जाती है। बस यहाँ पर ये हो रहा है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि 4 ऊपर कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको इसीलिए स्टेप जो है ना ये पूरा करके दिखा रही हूँ। एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ये है, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया कि आर की वैल्यू जो थी उसके सामने डिवीज़न के बाद मैंने ये वाली वैल्यू आपके सामने लिख के दिखा दी स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन हो यही रहा है। 4 इसके सामने आपके पास ये आ जाएगा जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे आपके पास इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर इज़ इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कैंसिल द रिमेनिंग थिंग। कटेगा कौन कौन, मैं कलर चेंज करती हूँ, रेड से काटती हूँ। आर से आर कैंसिल होगा ये वाला, ठीक है, और एम से एम कैंसिल होगा। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जो जो कट रही हैं मैं उन सारी चीज़ों को कैंसिल आउट करती जाऊँगी। ठीक है, एक वक्त आएगा आपके पास बचेंगी कौन कौन सी चीज़ें, जेड स्क्वायर पाई एम आर एंड नीचे आपके पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर सी, यही चीज़ें आपके पास बच रही हैं। अब हमें चाहिए क्या था, व्हाट वी नीडेड एक्चुअली, वी नीडेड आर। सो सिंपल, एक काम करें, इसे उठाकर आप इस साइड ले जाएं। ठीक है, इसको उठा के आप इस साइड ले जाएंगे तो आप इसको, इन्होंने अच्छा इस तरह लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो आपने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को आमने सामने लिखना है, बिकॉज व्हाट वी नीड आर। अब सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, आपने आर को सेपरेट आउट करना है। आर को आप इस साइड रहने दोगे तो इसको आप फिर उठा के इस साइड लेके आओगे, जब इस साइड लाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट आर इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एम पाई एम फॉर हाइड्रोजन z इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपके पास z की वैल्यू, इट इज़ एटॉमिक नंबर एक्चुअली, तो ये 1 हो जाएगा। और बाकी सारी वैल्यूज़, ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज़, तो ये बराबर होती हैं जनाब आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। दिस इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट है, और यहाँ पर आपकी बुक में इनकी वैल्यूज़ गिवन भी हैं, सो यू कैन कैलकुलेट इट। आप वैल्यूज़ पुट करें किसकी कितनी होती है, पेज पे आप लोग रेडियस की डेरिवेशन के फ़ौरन बाद देखेंगे तो वहाँ सारी वैल्यूज़ पुट की गई हैं, तो आपने उनको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आपके पास रेडियस, अच्छा ये सारी चीज़ें जो आपके पास होती हैं इनको हम बराबर लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होती हैं, इनको हम बराबर लिख सकते हैं किस चीज़ के, इनको हम सिंपल ए नॉट, स्मॉल ए नॉट के जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं ना ये कांस्टेंट वाली, इनको ए नॉट, और एन आपके पास फ़िक्स नहीं होता, बिकॉज एन इसलिए फ़िक्स नहीं होता आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्बिट आपके पास इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करेगा, तो वो हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है थर्ड ऑर्बिट में चला जाए। एन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिट को, और बाकी सारी चीज़ें एप्सिलॉन नॉट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है, पाई है, मास है, ये सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं। तो उनको हम ए नॉट से, मतलब ए नॉट क्या है, ए नॉट वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 0.59 आती है एंगस्ट्रॉन्ग में, तो वो उसको कैलकुलेट किया जाता है। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो तो वो एंगस्ट्रॉन्ग में आपके पास 0.59 आती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह बुक की पिक्चर अभी आप लोगों को भेजती हूँ कि वो कहाँ लिखी हुई है, वहाँ आप कैलकुलेट करके देखें खुद। और अगर आपके पास n 1 होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू सिंपल 1 का स्क्वायर लोगे,
तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपके 0.59 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑब्वियसली 0.59 आएगी. बट इफ़ योर इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड इनटू सेकंड ऑर्बिट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सिंपल पुट इट हेयर 2 एंड 2 का स्क्वायर लोगे एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 0.59. सो द आंसर वुड डेफिनेटली बी चेंज्ड. आपके पास आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल से पहले मैं आपके सामने एक छोटे से एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लूँ. ये देखें, हाँ चले मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है. ये ए नॉट की वैल्यू की कैलकुलेशन है. एज आई हैव डिस्कस विद यू कि 0.59 आती है, ये ए नॉट की वैल्यू आपके पास 0.59 आती है. कैसे आती है, ये सारी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं. फिक्स होती हैं मतलब कांस्टेंट है, मतलब याद होनी चाहिए आपको, आपने याद करनी है ये वैल्यूज़. परमिटिविटी कांस्टेंट इतना होता है, ई नॉट जो है. मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है. प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इतना है. इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं. एम क्या है, दिस इज़ योर मास, मास इतना है. जब आप इसको फार्मूला के अंदर पुट करोगे, आई विल सजेस्ट कि कैलकुलेट कीजिए खुद. हो सकता है वैल्यू के अंदर ऊपर नीचे डिफरेंस आए आपके पास, बट ये याद रखिए कि वैल्यू इतनी आनी है आपके पास. ठीक है, सो आंसर आपके पास आएगा आई गेस -11 मीटर्स में. और उसको जब हम एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह सिंपल शॉर्टेस्ट फॉर्म में आंसर ये है. अच्छा, परेशान नहीं होइएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर आपका आंसर क्या आ रहा है. हो सकता है एक्सपोनेंशियल -11 आ रहा हो, मीटर्स में आ रहा होगा लेकिन वो, या हो सकता है किसी का -10 आ रहा होगा. तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्यों है, वो यूनिट के अंदर डिफरेंस है. एमस्ट्रॉन्ग एक अलग यूनिट है. ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट इसको 0.59 एमस्ट्रॉन्ग के अंदर करना है. तो ये आपके पास इसका काम था. अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, रेडियस मालूम करना है थर्ड ऑर्बिट में. और आपके पास फार्मूला है ए नॉट एन स्क्वायर. फाइन, ए नॉट की वैल्यू तो जनाब वी हैव फिक्स 0.59. फाइन, ये हम लोगों ने लिख दी यहाँ पर. एंड व्हाट अबाउट एन, एन हम लोग क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू थर्ड है और थर्ड का क्या होगा जनाब, स्क्वायर होगा. इन्होंने, ठीक है, इन्होंने, हाँ ये जो मैं आपको बता रही थी ना वैल्यू यहाँ पर इतनी आएगी, ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है. इन्होंने एमस्ट्रॉन्ग में बाद में कन्वर्ट किया है. तो आप लोग डायरेक्ट अगर 0.59 से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो फाइन. डोंट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट यूनिट. ये याद रखिएगा, यूनिट वही लगाओ जो आप लोगों को जिसका आप फार्मूला यूज़ करो. तो आप लोग जब इसके साथ इसको कैलकुलेट करोगे ना, सो द आंसर विल बी, जो आपका आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे. ठीक है, सो ये आपकी कैलकुलेशन है. अब आ जाइए ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स ये थे कि इट कुडंट एलेबोरेट स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम. लाइक आप लोग देखेंगे कि हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे, या हम उन एटम्स के बारे में बात करेंगे जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. लेकिन ये ड्रॉबैक था, लाइक वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे आपके पास बोरॉन है, जैसे आपके पास कार्बन है, इनके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके थे. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट ऑल्सो कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लिथियम जो हाइड्रोजन है, सबसे शॉर्टेस्ट है, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर मुझे हीलियम की बात करनी है तो हीलियम के लिए मुझे हीलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं. तो मैं क्या करूँगी, मैं इलेक्ट्रॉन्स का निकाल के एक इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाऊंगी कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. अगर मुझे लिथियम की बात करनी है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है जनाब 3. लेकिन मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बात कर सकती बोहर के एटॉमिक मॉडल पे. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिथियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचेगा, जिसके बारे में बात करूँगी कि लिथियम का हम मॉडल ये डिस्कस करेंगे, जो कि गलत था. जो कि बोहर का एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं बता सके थे. मल्टी का मतलब अगर आप समझते हैं मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ना, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट जस्टिफाइड बाय द मॉडल. द बोहर मॉडल इज़ वेरी लिमिटेड इन टर्म ऑफ साइज. Poor spectral predictions are obtained when larger atoms are again that point is repeated कि बड़ा एटम जब आना स्टार्ट होगा लिथियम के बाद, बड़े वाले उनके बारे में उनका नहीं चला था. एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट. ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट क्या होते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं आपके पास, स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास फील्ड्स के अंदर जनरेट होती हैं. जो लाइंस जनरेट होती हैं, जो स्पेक्ट्रम्स जनरेट होते हैं, उनको ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं. द पॉइंट इज़ ऑल्सो रिटन इन योर बुक, डेफिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ है. तो वो इनको स्टार्क्स इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट जो कि अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था बोहर एटॉमिक मॉडल. सो आज का लेक्चर इतना ही है. आई नो कि डेरिवेशन है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी. जहाँ जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, डू आस्क मी.
आई ट्राई टू सॉल्व इट, जितना मैं पॉसिबल हो सका आई ट्राई टू. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.